एक समय की बात है, एक सुंदर सी सास जिसका नाम मीरा देवी था, उसकी प्यारी बहू का नाम गौरी और मानसी के साथ एक गांव में रहती थी। मीरा देवी एक समझदार और दयालु महिला थी। गौरी एक संस्कारी बहू थी जो घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने में माहिर थी और मानसी एक खुशरंग मुस्कुराती हुई लड़की थी। गांव में एक रसोई का प्रतियोगिता आयोजित की गई। मीरा देवी ने गौरी और मानसी को प्रेरित किया कि वो रसोई में हिस्सा लें और अपनी कला को दिखाएं। दोनों बहुओं ने साथ मिलकर सोचा कि इस अवसर पर एक सुंदर और लाजवाब डिश बनाएंगे। गौरी ने डिसाइड किया कि वो पाव भाजी बनाएगी, अपनी सास की पसंद को याद रखते हुए। उसने सब्जियों को धूप में सुखा लिया, फिर उन्हें गेहूं के आटे में पीसकर बड़ी हड्डी से भुना। वो भुनी हुई सब्जियों को मिक्सर में पीसकर लाजवाब पाव भाजी का मसाला बना दिया। दूसरी तरफ मानसी ने अपने प्यारे पति को सरप्राइज डिनर के लिए मोतीचूर के लड्डू बनाने का सोचा। वो बेसन को घी में भूनकर चटनी में मिला दिया और लड्डुओं को सही साइज और शेप में बनाया। प्रतियोगिता के दिन गौरी ने अपनी पाव भाजी को हल्का सा बटर से सजाया और मानसी ने अपने मोतीचूर लड्डुओं को सिल्वर वॉक से सजाया। दोनों डिश बहुत ही स्वादिष्ट और सुंदर दिखती थी। जजेस ने पाव भाजी और मोतीचूर लड्डुओं को स्वाद के साथ ही सुंदरता का पूरा ध्यान दिया और अंत में पाव भाजी और मोतीचूर लड्डुओं को जीतने की घोषणा की गई। गौरी और मानसी दोनों खुश थे और मीरा देवी ने अपनी बेटियों का सराहा। इस तरह सास बहू के बीच एक गहरी और प्यारी दोस्ती का रिश्ता बन गया। उनकी रसोई में प्रेम, समझदारी और एकता का अमृत फैल गया। जमाना बदल गया और सास बहुओं के बीच का प्यार और समझदारी वक्त के साथ भी बरकरार रहा। एक दिन मीरा देवी को एक अचानक बीमारी का सामना करना पड़ा। वो कमजोर हो गई और अपनी दिनचर्या के लिए दूसरों की मदद की आवश्यकता महसूस करने लगी। गौरी और मानसी ने तुरंत उनकी सेवा में जुट गई। गौरी ने रसोई संभाल ली और अपनी सास के पसंद के अनुसार डिशों को बनाने लगी। वो सब्जियों को प्यार से साफ किया, काटकर उसमें अपने स्वाद का मैजिक मिलाया। मानसी, जो पहले से ही अच्छी रसोइयाना थी, उसने भी अपनी कला का पूरा इस्तेमाल किया और मीरा देवी को अपने हाथों से बना हुआ मीठा खिलाया। मीरा देवी दीवार पे ध्यान से बने हुए एक फोटो फ्रेम में अपनी दोनों बेटियों को देखती के आनंदित हुई। उनकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि वो इतनी खुश थी कि उनकी बेटियों ने समय के मुश्किल वक्त में उन्हें संभाला और प्यार दिया। वक्त गुजरता गया और मीरा देवी की सेहत सुधार गई। वो फिर से अपनी रसोई में खुद का जलवा दिखाने लगी। पर इस बार मीरा देवी ने एक नई डिश बनाने का सोचा। वो दोनों बेटियों को अपने पास बुलाई और कहा, गौरी और मानसी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। मुझे लगता है कि हमें एक रसोई कौशल प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहिए। हमें दिखाना चाहिए कि हमारी रसोई में प्रेम, समझदारी और मेहनत है। गौरी और मानसी खुश होकर तैयार हो गई। वो साथ मिलकर नई डिशों पर काम करने लगी। गौरी ने डिसाइड किया कि वो पनीर टिक्का मसाला बनाएगी और मानसी ने डेजर्ट के लिए राबड़ी और मलपुआ तैयार किया। प्रतियोगिता के दिन मीरा देवी ने बड़ी उमंग से पवित्र प्रार्थना की और उनकी दोनों बेटियों को आशीर्वाद दिया। जजेस ने गौरी की पनीर टिक्का मसाला और मानसी के राबड़ी मलपुआ को स्वाद, सुंदरता और क्रिएटिविटी का दर्जा दिया। अंत में मीरा देवी, गौरी और मानसी ने प्रतियोगिता जीत ली। सब गांव वाले और परिवार के सदस्यों ने उन्हें बढ़ी और सम्मान दिया। इस तरह सास बहुओं के बीच का रिश्ता और रसोई का प्यार और समझदारी से और मजबूत हो गया। उनकी रसोई में प्यार, सम्मान और स्वाद का मिठास था।
एक लंबे समय पहले एक बड़े शहर में बड़ी गंदी हालत में एक गरीब लड़की जीती थी। उसका नाम सरला था। वो अपने माता पिता और भाई के साथ एक छोटी सी घर में रहती थी। उसका पिता शहर में मिल रहे छोटे मोटे काम करता था और इतना ही नहीं, सारा दिन मेहनत करके कमाए हुए पैसों में से आधे पैसे वो दारू में लगा देता था। इसीलिए उनकी घर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। ना उनको हर रोज खाने के लिए खाना था, ना पहनने के लिए कपड़े थे। सरला का भाई भी हमेशा भूख की वजह से रोते रहता था और उसकी माँ की तबीयत हमेशा खराब थी। इसीलिए सरला उसके भाई का ध्यान रखती थी। सारे घर का काम भी वही करती थी। जितना था उतने में ही खाना पकाकर अपने भाई को देती थी और अपने माँ को भी खिला देती थी। अगर कुछ बचता तो खाती थी, वरना वो भी नहीं करती। ऐसे दिन बीतते गए और उसकी माँ की हालत बिगड़ता गया। इसीलिए कम से कम 2 दिनों में एक बार भी खाना मिलना मुश्किल बन गया था। इसी कारण वो फैसला करती है कि वो भी कोई ना कोई काम करेगी और पैसे कमाएगी, ताकि उनको खाने के लिए खाना मिले और उनकी माँ के लिए दवाइयाँ भी। उसके बाद वो अपने एरिया में कुछ बच्चों से गुलाब के फूल खरीदती है और उसके बाद ट्रैफिक सिग्नल में जाकर उन्हीं फूलों को बेचने लगती है। ऐसे दिन पूरा खाए बिना सोए बिना मेहनत करके कमाए हुए कुछ पैसों से वो अपने भाई और माँ को खाना देती थी। बचे पैसों से वो जब अपनी माँ के लिए दवाइयाँ खरीदने जा रही थी, वहां उसका पिता आकर, ये सब खाने के लिए तुम लोगों को पैसे कहाँ से आए? तब सरला घबराते हुए, वो आज पूरा दिन मैं ट्रैफिक सिग्नल के पास फूल बेचकर कमाए हैं पापा। कुछ पैसे बचे हैं क्या? हाँ? कुछ बचे हैं पापा, माँ के लिए दवाइयाँ खरीदने जा रही हूँ। ठीक है, इधर दे दो, मैं जाकर लेके आऊंगा दवाइयाँ। मैं जाकर लाऊंगी ना पापा। पैसे दो इधर, दवाइयाँ लाएगी दवाइयाँ। ये कहकर उसके पास मौजूद पैसे सारे खींच लेता है। सरला रोते रोते ऐसे ही सो जाती है। अगले दिन कुछ खिलौने लेकर उसी ट्रैफिक सिग्नल के पास उन्हें बेचने जाती है सरला। आज कुछ भी करके माँ के लिए दवाइयाँ लेके ही जाना होगा। पापा को तो 1 भी रुपए नहीं मिलना चाहिए, ये फैसला करती है। उस ट्रैफिक सिग्नल में रुके हर कार के पास जाकर ऐसे ही पूछती है, खिलौने चाहिए क्या भैया? दीदी खिलौने हैं दीदी। सर 1 ले लो सर। मैडम 1 खिलौना ले लो मैडम। सर 1 खिलौना खरीदो सर। दीदी 1 खिलौना दीदी। ऐसे वहां आते जाते सब लोगों से वो विनती करती है, लेकिन 2 पैर होने के बावजूद एक भी खिलौना कोई भी नहीं खरीदता है और उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती है। इसलिए सरला बहुत निराश होती है और क्योंकि वो सुबह से कुछ नहीं खाई है, उसे बहुत थकान सा होता है। लेकिन फिर भी जैसे ही ट्रैफिक सिग्नल के पास गाड़ियां रुकते हैं, वो भागते हुए फिर से बेचने की कोशिश करती है। लेकिन इतने में वो एक कार के सामने थकान के कारण चक्कर आकर गिर जाती है। जब आंखें खोलकर देखती है तो सरला एक बड़ी सी घर में और बड़े से बेड पर सोती रहती है और वहां मौजूद 2 आदमी, मेरा नाम सुरेश है बेटी और ये मेरी बीवी है सुमति। तुम चक्कर आकर गिर गई थी, इसलिए हम तुम्हें घर ले आए। तुम फिक्र मत करो, ऐसे कहते हैं। तुम्हारी नाम क्या है बेटी? मेरा नाम सरला है, मुझे घर जाना है। तुम कहाँ रहती हो बेटी? हम यही सिग्नल के पास मौजूद बस्ती में रहते हैं। हम तुम्हें खूब पढ़ाएंगे, तुम हमारे साथ रह जाओगी क्या? नहीं, मुझे घर जाना है। मेरा भाई छोटा है और माँ का तबीयत भी खराब है। आज मैंने एक भी खिलौना नहीं बेचा है। कुछ भी करके आज माँ के लिए दवाइयाँ लेके जाना ही होगा। मैं घर चली जाऊंगी। ये कहकर वहाँ से निकलने ही लगती है कि रुको बेटी, तुम्हें जो दवाइयाँ चाहिए वो मैं खरीद दूंगा और मैं तुम्हारे घर के पास भी तुम्हें छोड़ दूंगा।
ये कहकर सरला को कार में बिठाकर कुछ दवाइयाँ और खाना खरीदकर सरला को उसके घर में ड्रॉप कर देते हैं। तब उस दिन सरला जो कुछ भी हुआ उसकी माँ को बताती है। अगर वो लोग फिर से दिख गए तो मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करो उनका। ठीक है माँ, ये कहकर वो उस दिन पेट भर खाना खाती है और खुशी से सोती है सरला। अगले दिन सुरेश और सुमति सरला के घर आकर सरला के माँ के साथ ऐसे कहते हैं, हमारी भी सरला जैसी ही एक बेटी थी, तबीयत खराब होने के कारण वो गुजर गई। अगर आपको ऐतराज ना हो तो आपकी बेटी को हम अपना लेंगे। हम वैसे भी गरीब हैं, कम से कम उसको तो एक अच्छी जिंदगी मिलेगी। ऐसे उसकी माँ को ऐतराज होने के बावजूद वो हाँ कहती है। माँ, मैं नहीं जाऊंगी माँ, तुम्हें छोड़कर नहीं जाना मुझे। ये कहते हुए सरला रो पड़ती है। तब सरला को वो लोग समझकर ऐसे कहते हैं, तुम्हारा सारा परिवार हमारे साथ रह सकता है, हमारे तो रिश्तेदार भी नहीं है और औलाद भी नहीं है, हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं और तुम सबका देखभाल हम कर सकते हैं। सरला की माँ को ये बात मंजूर होती है। तब सुरेश और सुमति सरला के साथ उसकी सारी परिवार को उनके घर ले जाते हैं। अगले ही दिन से सरला एक बड़ी पाठशाला में पढ़ने के लिए जाती है और सरला के भाई को खेलने के लिए बहुत सारे खिलौना खरीद कर देते हैं। सरला की माँ को भी एक अच्छी अस्पताल में इलाज करवाते हैं और सरला के पिता को काम करने के लिए एक अच्छी नौकरी देते हैं। ऐसे उस गरीब लड़की सरला को सुरेश और सुमति के कारण एक अच्छा जिंदगी मिलता है और उसके साथ साथ उसके परिवार को भी।